हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं इस वीडियो में आपको एक अलग तरीके से चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करूंगी और जो आज की वीडियो का क्रेडिट रहेगा वो किन को रहेगा, वो बेसिकली मैंने पीडब्ल्यू से एक बुक मंगवाई है। बेसिकली ये पीडब्ल्यू के एक मैम है जिनका नाम है समाप्ति महापात्रा मैम, उनके थ्रू रिटर्न ये बुक है, तो सारा क्रेडिट इन्हीं का है। ये क्लास नोट्स इनके हैं। मैं सिर्फ इनको जस्ट एक्सप्लेन करूंगी ताकि हम थोड़ा इजी वे में काम कर सकें। राइट, मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो पाएँ, बट इन्हीं का सारा चैप्टर, इन्हीं के सारे नोट्स जो हैं वो मैं सिर्फ इसी बुक से रेफ़र करने वाली हूँ। मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूँगी अपनी लैंग्वेज में। बाकी सारा क्रेडिट वीडियो का मैम के लिए ही है। बहुत अच्छे से इन्होंने नोट्स लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हूँ मैं। इनके नोट्स जो मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से किया गया है काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वो है बेसिकली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास का चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके स्टूडेंट, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से विजिबल होंगी सब चीज़ें, क्वालिटी बेटर तरीके में ही रहेगी, तो आप कोशिश करना समझ में आ जाएगा सब कुछ। बाकी मैं अपना मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरा जो पुराना टेलीग्राम का चैनल था वो किसी वजह से बेसिकली डिलीट हो गया है, तो अभी मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका लिंक मैंने अपने पुराने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। तो आप चाहो तो वहाँ से जाके ले सकते हो, या फिर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, आप वहाँ से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहाँ से भी जाकर के इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। बहुत सारे बच्चों ने 8th 9th 10th यहाँ तक आते आते बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हो आप हार्मोन के बारे में। तो ये पूरा चैप्टर उसी हार्मोन से रिलेटेड है। मैं बहुत क्रिस्प मैनर में इसको बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो हार्मोन्स ऐसा नहीं होता कि हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में नहीं होंगे तो आप एक तरीके से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। नहीं, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। हार्मोन्स आपको किसी तरीके का कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब ये होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे हार्मोन्स के नाम सुने होंगे, जैसे फीमेल के अंदर आपने एस्ट्रोजन हार्मोन सुना होगा, आपने मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के बारे में सुना होगा, फीमेल के अंदर ही आपने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नाम के बारे में सुना होगा। उसके अलावा आपने इंसुलिन सुना होगा, ग्लूकागॉन सुना होगा। 8th 9th में सब पढ़ लेते हैं आप बच्चे, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हार्मोन काम कैसे करते हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं और हमारी कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं, हमारी कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हार्मोन्स आर व्हाट आर दे, क्या ऐसी चीज़ है उनके अंदर जो उन्हें हार्मोन बनाते हैं। तो सबसे पहला, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। ये किसी भी तरीके का आपको न्यूट्रिशन नहीं देते। अगर आप ब्लड में से हार्मोन्स को निकाल लोगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होगी। दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। अब व्हाट आर द इंटरसेल्युलर? देखिए, सपोज अगर एक सेल है और दूसरी सेल है, इस सेल को अपना सिग्नल इस सेल तक पहुंचाना है, तो इस सेल के सिग्नल को इस सेल तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ काम में आएगी वो क्या होगा, इन दोनों सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर फ्लूइड है या जो ब्लड है वो क्या करेगा, उसमें हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, ये हार्मोन्स, और ये क्या करेंगे, ये इन दोनों सेल्स के बीच में मैसेंजर की तरह काम करेंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर मैसेंजर, यानी दो सेल्स के बीच में जो मैसेंजर की तरह काम करता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर मैसेंजर। These are non-nutrient chemical which act as intercellular messenger and are produced in trace amounts। ऐसा नहीं है कि हार्मोन भर भर के पैदा हो गए हैं आपकी बॉडी में, नहीं। जहाँ पर जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी हार्मोन्स उतने ही आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, दैट दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। इंटरसेल्युलर मैसेंजर आर दोज मैसेंजर्स विच एक्ट बिटवीन द सेल्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी फ्यू अमाउंट, बहुत ही लेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। ओके, हार्मोन ऑलवेज एक्ट वाया रिसेप्टर। हार्मोन कभी भी ऐसा नहीं है कि ब्लड में आपके घूम रहे थे, यहाँ से ब्लड में, सपोज कर लेते हैं कि ब्लड में घूम रहे थे और इस सेल के ऊपर, इस सेल में उनको अपना मैसेज देना है, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ही अपना मैसेज इसको सेंड कर देंगे। नहीं, हर एक सेल के ऊपर एक छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, रिसेप्टर बने हुए हैं, और ये रिसेप्टर क्या करेंगे, ये केमिकल को, अपनी ये हार्मोन्स को क्या करेंगे, इन हार्मोन्स को अपने ऊपर, जो भी कोई हार्मोन का एक्शन होना होगा वो हार्मोन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर। सेल की सरफेस के ऊपर लगे रहते हैं। दीज आर द बेसिकली व्हाट, दीज आर द रिसेप्टर, और इन्हीं रिसेप्टर के थ्रू आपके हार्मोन्स जो है काम करते हैं।
एंड नाउ व्हाट आर द ग्लैंड्स? ग्लैंड्स वो होती हैं जो हॉर्मोन्स बनाती हैं, ऑर्गन्स विच मेक वन और मोर सब्सटेंसेज लाइक हार्मोन हो गए, टीयर्स हो गए, स्वेट हो गया। स्वेट ग्लैंड्स आपकी स्वेट बनाती ही हैं। टीयर ग्लैंड्स आपकी जो लेक्राइमल ग्लैंड्स आपकी आइज के अंदर होती हैं वो आपके टीयर्स बनाती हैं। हॉर्मोन्स के लिए डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेसिकली 3 तरह की ग्लैंड्स होती है। नंबर 1 इज एंडोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड नंबर 3 इज हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनको डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि हॉर्मोन्स एक जगह से बना और दूसरे जगह जहाँ टारगेट ऑर्गन है जहाँ पर उसको पहुँचना है वो वहाँ पर डायरेक्टली सिक्रीट हो जाता है ब्लड के थ्रू, उसमें डायरेक्टली सिक्रीट हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, उसको किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लाइक सिक्रीशंस आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से जितना भी सिक्रीशन इस ग्लैंड को बनाना था वो पहले ब्लड में जाएगा और ब्लड से जहाँ टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे वो रिलीज कर दिया जाएगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट एनी डक्ट, बिना किसी डक्ट के। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनको अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करने के लिए डक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर नॉन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशंस वाया डक्ट। अपने डक्ट के थ्रू क्या करती हैं? सिक्रीशन को सिक्रीट करती हैं। जैसे कि हमारी स्वेट ग्लैंड हो गई, हमारी सलाइवरी ग्लैंड हो गई। डाइजेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल डक्ट जो लिंगुअल ग्लैंड है वो सारी क्या है? दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड। हमारी मैमरी ग्लैंड जो फीमेल के अंदर मिल्क का सिक्रीशन करती है वो बेसिकली डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को सिक्रीट आउट करती है, तो वो सारी क्या है? दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। थर्ड क्या होती है? दैट इज द हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? जिनके पास दोनों ही कॉम्बिनेशन हो, लाइक एंडोक्राइन भी हो, एक्सोक्राइन का पार्ट भी हो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। जैसे मैं अभी आपको एक सेक्शन समझाती हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है? दिस इज योर पेनक्रियाज, राइट? दिस इज योर पेनक्रियाज। अगर हम इसका, ये लीफ लाइक होता है पेनक्रियाज और ये ड्यूडेनम में ओपन होता है, जो यहाँ पे सी शेप की एक ड्यूडेनम होती है, लाइक दिस इज द ड्यूडेनम जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होती है। इस पेनक्रियाज का अगर मैं कट सेक्शन करूं तो इस कट सेक्शन में, सपोज दिस इज द कट सेक्शन, और इस कट सेक्शन में जो आउटसाइड में होगा, जो आउटसाइड का पार्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा एसिनस सेल। एसिनर सेल या एसिनाई सेल्स हम उनको बोल देते हैं, और वो क्या करती हैं? दे विल सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। लेकिन ये एसिनाई सेल्स जो होंगी ये डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे सिक्रीट करेंगी? इनको डक्ट की ज़रूरत होगी। इसीलिए जो पेरिफेरल पोर्शन होता है पेनक्रियाज का वो क्या बनाता है? वो बनाता है एक्सोक्राइन। क्यों एक्सोक्राइन क्यों बनाता है? क्योंकि उसको क्या ज़रूरत है? उसको डक्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो इसके सेंटर वाला पोर्शन होता है, इसके सेंटर वाले पोर्शन में क्या होगा? इसके सेंटर वाले पोर्शन में इंसुलिन बनाने वाली सेल्स होंगी। इसके सेंटर वाले पोर्शन में ग्लूकागॉन बनाने, जो हार्मोन बनाती है वो वाली सेल्स होंगी। तो दिस जो स्काई ब्लू कलर का पार्ट है ये क्या होगा? एंडोक्राइन, क्योंकि इनको सिर्फ हार्मोन बनाने हैं और हार्मोन बनाने के लिए इनको किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं है, दे आर डक्टलेस। तो एक ऐसी ग्लैंड है जिसके पास दोनों पोर्शन है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है पेनक्रियाज के अलावा इसमें ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे कि ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गई। ये गैमेट्स भी बनाती हैं जो डक्ट के थ्रू जाते हैं, और ये हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, राइट। अब हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। The endocrine glands and the hormone producing diffused tissue or cells located in different parts of our body, right। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स कहीं पर प्रेजेंट होती है और हो सकता है उसके सिक्रीशन की ज़रूरत किसी और पार्ट में हो, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो सिक्रीशन वहाँ तक जाएगा, यानी कि वो हार्मोन वहाँ तक जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेन से रिलेटेड ग्लैंड्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, देन पीनियल ग्लैंड, ठीक है। 3 ग्लैंड्स आते हैं। कैसे आते हैं इसको समझ लो थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आपको अलग से समझाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ब्रेन में आपके पास 3 ग्लैंड आती हैं, और तीनों ग्लैंड कौन से पार्ट में आती हैं? 4 ब्रेन में हमारे पास तीनों की तीनों ग्लैंड्स आती हैं। 4 ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो कि एक मेजर ग्लैंड है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसके अंडर आती है, जो हाइपोथैलेमस के अंडर आती है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये होती है पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा आपको थायराइड एंड पैराथायराइड जो आपकी नेक रीजन में होती है, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के अंदर ही हमें मिल जाती हैं पैराथायराइड। एग्जैक्ट लोकेशन में समझाऊंगी। थाइमस आपको कहाँ मिलेगी? हर्ट के वेंट्रल आउर्टा साइड पे मिल जाएगी और स्टर्नम के पीछे मिल जाएगी। आई होप आपको स्टर्नम पता होगा, जो हमारा चेस्ट रीजन होता है वहाँ पे हमें स्टर्नम बोन देखने को मिलती है, ठीक है।
उसके बाद आता है पेनक्रियाज, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, लीफ लाइक आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन होता है। इसके अलावा हमारे पास किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है एड्रीनल ग्लैंड। रीनल का मतलब होता है किडनी और एड का मतलब होता है अबव, यानी कि ग्लैंड की किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर दिस चैप्टर। उसके अलावा आपको फीमेल की सेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो फीमेल में आपको ओवरीज मिल जाएंगी, और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में हमें टेस्टीज मिल जाएंगी विच एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, हमारे ब्रेन से हम शुरू करेंगे, हाइपोथैलेमस से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? सबसे पहले ऐसे समझो, देखो ऐसे समझने की कोशिश करो कि हमारे ब्रेन में खाली जगह होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। सपोज दिस इज माय थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इस थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल हमारे सेरेब्रम के अंदर होते हैं तो मैं उनको काउंट नहीं कर रही हूँ फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ थर्ड वेंट्रिकल की। अब इस थर्ड वेंट्रिकल में आपको साइड में क्या मिल जाएंगी, साइड में हमें मिल जाती है इस तरीके से डम्बल शेप थैलेमस। ये आपको क्या मिल गए हैं, रिले सेंटर, जहां से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के लिए जाती है, सेंसरी हो चाहे मोटर हो। तो ये दोनों साइड क्या है, दीज आर द थैलेमस। ये बीच में क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ। अब इसके अपर रीजन में आपको क्या मिल जाएगा, ये थैलेमस है, टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। थैलेमस के ऊपर, क्योंकि ऊपर है तो हम उसको बोलेंगे एपी, और थैलेमस के ऊपर है इसीलिए यहाँ पे आपको एपीथैलेमस मिल जाएगा। दिस इज माय एपीथैलेमस। इस एपीथैलेमस से डॉर्सल साइड पर एक छोटी सी ग्लैंड निकली हुई रहती है, या छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद अगर ये थर्ड वेंट्रिकल था, ये थैलेमस थे, थैलेमस से ऊपर की तरफ आपको एपीथैलेमस और पीनियल ग्लैंड देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से थैलेमस के नीचे भी हमें क्या मिल जाएगी, एक और एरिया मिलेगा। थैलेमस के नीचे वाले रीजन को हम बोलते हैं हाइपो, तो यहाँ पे हमें मिल गया हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस एक स्टॉक के थ्रू ग्लैंड निकली रहती है जिसको हम बोल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था पूरा थर्ड वेंट्रिकल जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। इसके दोनों तरफ मैंने क्या बनाए हैं, डम्बल शेप थैलेमस बनाए हैं। थैलेमस के अबव रीजन को, ऊपर वाले रीजन को हम बोलते हैं एपीथैलेमस, और उससे ग्लैंड निकली रहती है जिसको मैं बोलती हूँ, जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, विच इज अ मैजिकल ग्लैंड। थैलेमस के नीचे वाले रीजन से आपको हाइपोथैलेमस मिल जाएगा, और उससे एक स्टॉक के थ्रू क्या निकली हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकली हुई है। तो बेसिकली ये वाला सेक्शन आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, ये ऊपर वाला सेक्शन नहीं दिखाया गया है। आप सिर्फ इतना समझो कि ये वाला सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, फिर हम एक पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, राइट। देखो मास्टर, सबसे पहले आपको ओरिजिन भी इनके याद रखनी है। हाइपोथैलेमस इज व्हाट, दिस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, यानी कि जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो आपकी बॉडी में जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, और उस टाइम पर आपकी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल। एक्टोडर्मल होती है सबसे बाहर की, सबसे अंदर की होती है एंडोडर्मल, और जो बीच की होती है उसको हम बोलते हैं मीजोडर्मल। हर एक जो आपकी जर्म लेयर्स है वो डिफरेंट टाइप की क्या बनाती हैं, ऑर्गन बनाती हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स बनाती हैं। तो जो हमारी हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन का पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, तो एक्टोडर्म से बनेगा, राइट। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। अब हाइपोथैलेमस यहाँ से समझो, इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाना बेटर रेफर करती हूँ, इसको ट्राई करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज योर हाइपोथैलेमस, जो अभी मैंने बनाया, दिस इज योर व्हाट, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस में आपको एक स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। हाइपोथैलेमस ऊपर की तरफ है, नीचे एक इससे स्टॉक निकली हुई है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और उसके अंदर ही आपको क्या मिल रही है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनफंडिबुलम इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ स्टॉक कनेक्टिंग बोथ द ग्लैंड। एक ऐसी स्टॉक है जो कनेक्ट कर रही है दोनों ग्लैंड्स को। कौन सी ग्लैंड को कनेक्ट कर रही है, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को। अब हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी को अगर देखते हैं तो पिट्यूटरी में 3 पार्ट हमारे पास आते हैं। एक आता है एंटीरियर पिट्यूटरी, आगे की तरफ। पिट्यूटरी के लिए एक वर्ड लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस। एक आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ध्यान रखिएगा, हमारे पास हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करवाते हैं हम पिट्यूटरी को वाया स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। पिट्यूटरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच की होती है उस वो पिट्यूटरी, और एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी का ह्यूमन के अंदर कोई खास रोल हमें नहीं पता है, इसीलिए जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है आपकी एनसीईआरटी ने उसको एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज कर दिया है, क्योंकि जितने भी हार्मोन उससे सिक्रीट होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ही सिक्रीट होते हैं। इसीलिए एंटीरियर और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को दोनों को एक साथ एडजस्ट करके एडिनो हाइपोफाइसिस बना दिया गया है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस हम इसको बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के खुद के हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास अलग हार्मोन है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा हार्मोन कहाँ बना था और कहाँ पर सिक्रीट होगा और उसके रिस्पॉन्स पे कौन सा हार्मोन हमारी ये ग्लैंड सिक्रीट करेंगी। तो चलिए, हमारे पास हाइपोथैलेमस जो एरिया है उसमें आपको न्यूरॉन्स दिखाई देते हैं। ये न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन को बनाते हैं। क्योंकि ये हार्मोन बनाते हैं इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिक्रीटरी न्यूरॉन, यानी ऐसे न्यूरॉन जो सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको हम सिक्रीटरी न्यूरॉन बोलते हैं। और जो आपका साइटोन होता है, साइटोन समझ में आता है, साइटोन इज बेसिकली लाइक एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सपोज ये न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन में इस तरीके से आपके पास एक न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं साइटोन। दिस इज साइटोन, दिस इज साइटोन। ठीक है, ये वाला साइटोन है। और ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एक्सोन, दिस इज एक्सोन। तो जब बहुत सारे साइटोन, बहुत सारे न्यूरॉन के साइटोन एक साथ ग्रुप कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी ब्रेन हो या फिर स्पाइनल कोड हो, अगर उनके अंदर आपको इस तरीके से साइटोन के ग्रुप दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। अगर यही साइटोन के ग्रुप आपको पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते तो आप उसको बोलते गैंग्लिया। तो यहाँ पर जो वर्ड आता है न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, उसका क्या मतलब है कि ये जो साइटोन है इनका कलेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है इस एरिया में। जो ये चीज़ है न्यूरॉन का साइटोन वाला एरिया, जब उसका कलेक्शन देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सीएनएस के अंदर न्यूक्लियाई। अब हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई रखे हुए हैं। उन न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें, दे आर सिक्रेटरी नेचर, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, उनको बनाते हैं, उनको रिलीज करते हैं। तो यहाँ से जितने भी हार्मोन आएंगे वो किससे रिलीज होंगे, रिलीज बाय या सिक्रीट बाय सिक्रीटरी न्यूरॉन, सिक्रीटरी न्यूरॉन। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से सिर्फ 2 ही तरह के न्यूरॉन आ सकते हैं। चाहे तो वो होंगे रिलीजिंग न्यूरॉन, यानी कि वो कुछ ना कुछ स्टिमुलेट करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन होंगे, या फिर हमारे हाइपोथैलेमस से आते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि वो किसी चीज़ को इनहिबिट करेंगे। तो हमारे पास जितने भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएंगे उनके पीछे या तो लगा हुआ होगा RH या फिर उनके पीछे लगा हुआ होगा IH। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये एक तरीके से पहचान है आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन के बारे में कि अगर कोई भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा तो उसके पीछे RH या फिर IH लगा हुआ होगा। अब हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी से भी जुड़ना है और हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी जुड़ना है वाया द स्टॉक। हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन बनाएगा, उनको रिलीज करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन हमेशा याद रखना कि यहाँ से हाइपोथैलेमस से ये जितने भी हार्मोन्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो एक कैपिलरी के कनेक्शन में जाएंगे और फिर उस कैपिलरी के कनेक्शन से नेक्स्ट कैपिलरी के कनेक्शन में जाएंगे। कैपिलरी टू कैपिलरी कनेक्शन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। याद रखना, कैपिलरी टू कैपिलरी कनेक्शन, या फिर मैं बोल दूं कि किसी भी ऑर्गन से जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो या तो हार्ट से डायरेक्ट ऑर्गन तक आता है या फिर ऑर्गन से डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक जाता है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसे सिस्टम आपको दिखाई देंगे जहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पहले एक ऑर्गन से, ऑर्गन नंबर 1 से ऑर्गन नंबर 2 में जाएगा, ऑर्गन नंबर 2 में जाएगा और उसके बाद वो हार्ट में जाएगा।
इस तरीके के कनेक्शन को हम बोल देते हैं पोर्टल कनेक्शन। इन ह्यूमन बीइंग वी हैव ओनली 2 पोर्टल कनेक्शन। एक होता है हमारे पास हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो एंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है, और एक हमारे पास दूसरा पोर्टल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 सिस्टम देखने को मिलेंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और एक होता है हमारे पास रीनल पोर्टल सिस्टम। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रीनल पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा एम्फीबियंस वगैरह में, इनके अंदर आपको रीनल पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। हमारे अंदर सिर्फ 2 ही पोर्टल सिस्टम है, एक है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो नॉर्मली 3 पोर्टल सिस्टम होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ 2 ही देखने को मिलते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन या फिर हम बोल देते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। 2 ही सर्कुलेशन है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपने हार्मोन जो भी थे रिलीज किए। अब वो या तो वो रिलीजिंग हार्मोन हो सकते हैं या फिर वो इनहिबिटिंग हार्मोन हो सकते हैं, बात करेंगे बाद में। अब वो वाले हार्मोन कहाँ गए, इस सर्कुलेशन में गए जो कैपिलरी का कनेक्शन है, यहाँ से फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी वाली जगह पर गए। अब उन कलेक्शंस ने क्या किया, उन कलेक्शंस ने एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेशल टाइप की सेल्स रखी हुई होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक सेल्स बोलते हैं। उन ट्रॉफिक सेल्स के ऊपर काम किया और उनको कहा कि जाओ, अब जिस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ से आया है, चाहे वो रिलीजिंग है, चाहे वो मतलब कि स्टिमुलेटिंग है या फिर वो इनहिबिटिंग है, उस तरीके का रिस्पॉन्स इन सेल्स को मिल गया और ये उसके रिस्पॉन्स में अपने हार्मोन खुद रिलीज करेंगी, अपने हार्मोन पहले खुद बनाएंगी और फिर रिलीज करेंगी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए कि यहाँ से हार्मोन बना, उसने एक स्टिमुलेशन का, मान लेते हैं एक स्टिमुलेशन का, उसने क्या कहा कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास हमें जाना है और उसे बताना है कि आपको कुछ सिक्रीट करना है, कुछ बनाना है जो किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट करे। तो यहाँ से जो हार्मोन गए वो पहले कहाँ गए, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स के ऊपर गए। सेल्स यहाँ पर बहुत तरीके की सेल्स रखी हुई होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक सेल्स। यहाँ से रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन आए और उसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी ने अपने हार्मोन खुद बनाए और खुद उनको रिलीज किया। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक हार्मोन को स्टोर नहीं करती, ना ही वो कोई हार्मोन इसका यूज करती है, सिर्फ सिग्नल के लिए यहाँ से हार्मोन आए और यहाँ तक आए और उसके बाद क्या होगा, वो अपने हार्मोन खुद बनाएगी और उनको खुद रिलीज करेगी। लेकिन अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए, तो यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियाई थे, वो न्यूक्लियाई का जो एक्सोन है वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचा हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। आप देख भी सकते हो इसका एक्सोन यहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन इसके एक्सोन आगे तक पहुंचे हुए हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर गए हुए हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब एक्सोन्स का कलेक्शन आता है तो उसको हम बोलते हैं हैरिंग्स बॉडी। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ उसको हैरिंग्स बॉडी। ये जो कनेक्शन यहाँ पे आएगा किसका, एक्सोन्स का, इसको हम बोलेंगे हैरिंग्स बॉडी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे जो हार्मोन बने वो हार्मोन यहाँ इसके थ्रू रिलीज हुए और डायरेक्ट यहाँ पर छोड़ दिए गए और यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने उनको क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी तरीके का हार्मोन नहीं बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जितने भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं उनको यूज़ करती है, रिलीज करती है, वो सिर्फ स्टोर करती है, वो उनको नहीं बनाती। ये बात याद रखना। और जो न्यूक्लियाई हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन लेकर के आते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही तरह के हार्मोन आते हैं, जिसमें से एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है ADH। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिर्फ 2 ही हार्मोन हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है एंटी डायायूरेटिक हार्मोन। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। इस एंटी डायायूरेटिक हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। क्लियर। तो ये 2 हार्मोन कहाँ से आते हैं, बनते कहाँ पर हैं, हाइपोथैलेमस में, रिलीज कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, स्टोर कहाँ पर होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। अब एक चीज और समझो कि यहाँ पर जो इसको बनाने वाले न्यूक्लियाई हैं उसमें से एक न्यूक्लियाई का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक का नाम होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है वो आपका वेसोप्रेसिन बनाता है और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है वो आपके पास क्या बनाता है, वो बनाता है ऑक्सीटोसिन।
क्लियर है। तो ये चीज़ें यहाँ से बनती हैं। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इन्होंने लिख भी रखा है मैम ने कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, डज नॉट हैव इट्स ओन हार्मोन, अपने हार्मोन इसके पास नहीं होते। एक बात और याद रखिएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो 75% बनाती है आपके पास किस चीज़ का, ये बनाती है आपकी पूरे हाइपोथैलेमिक हार्मोन जितने भी होंगे या एंटीरियर पिट्यूटरी का जितना भी पार्ट है उसका 75% एडिनो हाइपोफाइसिस से बनता है और 25% किससे बनता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। न्यूरो क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि डायरेक्टली न्यूरॉन का सिक्रीशन ही इसके पास आता है। और क्या हो सकता है, इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस। और जो ये वाली पिट्यूटरी है इसको आप और क्या बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, नर्वोसा। ठीक है, दीज आर द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी इसकी। अब हम इसके हाइपोथैलेमस, ये वाला जो हाइपोथैलेमस है इसके हार्मोन की बात करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ओके हाँ जी स्टूडेंट, कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखो कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ तो आ रही होंगी, बट अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट। हाइपोथैलेमिक हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ से बात कर रही हूँ हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस के हार्मोन है रिलीजिंग होंगे, इनहिबिटिंग होंगे, दो ही तरह के होंगे। और ये आएंगे इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी के खुद के हार्मोन होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम GRH से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका एक और नाम होता है सोमेटोक्राइनिन, सोमेटोक्राइनिन। ये टारगेट ऑर्गन इसका क्या होता है, सारे टारगेट ऑर्गन हाइपोथैलेमस से आने वाले जितने भी होंगे वो सारे इंटीरियर पिट्यूटरी उनके लिए टारगेट ऑर्गन रहने वाला है। तो टारगेट ऑर्गन एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहेगा, यहाँ से GHRH आया और उसने जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा कि एक्ट ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन है, नाम से समझ में आ रहा है, तो पूरी बॉडी पे ग्रोथ करवानी है, उसके लिए एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में अलग हार्मोन निकालेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अगर है तो वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन का टारगेट अलग होगा, वो पूरी बॉडी पे काम करेगा। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, हर चीज़ का एक्सेस इंपॉर्टेंट, एक्सेस जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाले हार्मोन भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका दूसरा नाम होता है सोमेटोस्टैटिन। एंटीरियर पिट्यूटरी अगेन इसका टारगेट ऑर्गन है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी इसका टारगेट ऑर्गन है। इसका काम होता है एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ, कि भाई बस रुक जा, अब और ग्रोथ नहीं करवानी है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की कमी हो या ज़्यादा हो तो वो प्रॉब्लम दे सकती है। तो हमें जब ज़रूरत है ग्रोथ उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो डिजीज़ कॉज करेगी। उसके अलावा आती है MSH-RH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि वैसे तो हमारा इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से आता है, लेकिन हम उसको मर्ज कर देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, इसीलिए उसको काउंट भी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही किया जाता है। इसका ज़्यादा रोल आपकी या मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है, इसका ज़्यादा रोल हमारा पिगमेंटेशंस के लिए, जैसे हमारे फ्रॉग वगैरह होते हैं उनमें पिगमेंटेशंस होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमोट द सिक्रीशंस ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH को ही प्रमोट करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज MSH हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलेगा, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से। MSH इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का टारगेट ऑर्गन है, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत ईजी है, ये सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से आए क्योंकि इनके पीछे IH या फिर RH लग रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में जो अभी हार्मोन आगे हम पढ़ेंगे वो इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होंगे। MSH-IH ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRL या फिर PRH हम इसको बोल देते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी इसका टारगेट ऑर्गन है और इसका काम होता है प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा और हम देखेंगे कि प्रोलैक्टिन का क्या क्या काम है। PRL-IH, PIH बोल देते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा और क्या करेगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा अमाउंट में ना बन जाए, इसलिए उसके सिक्रीशन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। प्रोलैक्टिन नॉर्मल फीमेल के अंदर कम बनता है, यानी जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती उनके अंदर कम बनता है,
लेकिन जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उनके अंदर ज़्यादा बनता है। उसके अलावा है GN स्मॉल n लिखा गया है, GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारी गोनेड्स के ऊपर काम करता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी से इसके रिस्पॉन्स में GnRH निकलता है, जिनको हम बोलते हैं GnRH। ये रहा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकला है, और इसके रिस्पॉन्स में GN यानी कि गोनेडोट्रोफिन्स आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे। एक्ट्स ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रेट द गोनेडोट्रोफिन, जो बाद में क्या सिक्रेट करते हैं, बाद में क्या हार्मोन रिलीज करते हैं, FSH हो गए और LH हो गए। गोनेडोट्रोफिन का क्या मतलब है, गोनेडोट्रोफिन गोनेड्स के ऊपर काम करते हैं। एक्ट्स ऑन गोनेड, इनका हम देखेंगे अभी एक्शन। एक्ट्स ऑन गोनेड्स, गोनेड्स कौन कौन से होते हैं आपके पास? गोनेड्स आपकी टेस्टिस हो सकती हैं और ओवरीज हो सकती हैं फीमेल के अंदर। उसके अलावा हमारा है ACTH का RH वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर हम इसको बोलते हैं CRH कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो इसका टारगेट ऑर्गन है, एंड इट्स प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। कहाँ से निकलेगा? एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है ये एक बढ़िया हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कोर्टिसोल, जो कि एक लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। उसके अलावा हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है उससे और कौन सा हार्मोन आता है? TSH, जिसको TSHRH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारी थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा बाद में, लेकिन पहले वो इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, यहाँ से निकला यहाँ पे पहुंचा, फिर इसके सिक्रेशन इसके रिस्पेक्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाती है। तो RH वाले या IH वाले हार्मोन जितने भी होंगे उनके लिए टारगेट ऑर्गन एंटीरियर पिट्यूटरी रहने वाला है। एंड इट प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ TSH, ये थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये TSH थायराइड ग्लैंड पे जाकर के काम करेगा, ठीक है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। अब उसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन भी थे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए निकले थे हाइपोथैलेमस से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने उसके रिस्पॉन्स में कोई हार्मोन नहीं बनाया था, सिर्फ उनको डायरेक्टली स्टोर किया था। वो कौन से थे? ऑक्सीटोसिन और ADH। वही चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन की बात कर रहे हैं तो इनको भी साथ में ही काउंट करेंगे और इनके फंक्शन को भी। ऑक्सीटोसिन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया। वेसोप्रेसिन को ही आप ADH भी बोलते हो, एंटी डायायूरेटिक हार्मोन, यानी जो लिक्विड को कंसंट्रेट कर दे, यानी जो लिक्विड है उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दे, हनी की तरह कर दे, विस्कस कर दे। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन बोथ आर हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैंने अभी कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बनाती। तो ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हैं, जिसमें एक होता है आपके पास एक होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई हैं, इसके मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ। एक होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, थोड़ा सा सिलेबस से ही मैंने थोड़ा सा अलग पढ़ाया है, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये दोनों हार्मोन यहाँ पर आए। दीज 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट न्यूक्लियाई, दोनों अलग अलग हार्मोन दोनों अलग अलग न्यूक्लियाई से प्रोड्यूस किए गए हैं। आर स्टोर्ड इन द एक्सोन टर्मिनल, ये एक्सोन पार्ट है किसी भी न्यूरॉन का, यहाँ पे ये स्टोर्ड है इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे स्टोर है। इसको हम क्या बोलते हैं? हैरिंग्स बॉडी बोलते हैं, इनको हम हैरिंग्स बॉडी बोलते हैं। तो मैम ने भी अलग से लिखा हुआ है दैट इट इज़ अतिरिक्त ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान है ये आपके लिए, ठीक है। तो दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या है और वेसोप्रेसिन का काम क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन भी इसको बोला जाता है, इसको मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी बोला जाता है, इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोला जाता है। बर्थ हार्मोन क्यों बोला जाता है? देखिए, फीमेल की बॉडी में जहाँ पर बेबी कैरी किया जाता है उसको हम यूट्रस बोलते हैं। अब यूट्रस को जब वेजाइनल कैनाल के थ्रू बेबी को बाहर आना होता है, बर्थ कैनाल के थ्रू जब बेबी को बाहर आना होता है, तो उस कंडीशन में यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। यूट्रस की वॉल पे मसल्स हैं, ठीक है, जो वॉल है यूट्रस की उसमें मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। उस वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे ही लेबर पेन फीमेल के अंदर स्टार्ट होता है तो हल्का सा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। उस ऑक्सीटोसिन की वजह से और ज़्यादा अमाउंट में ब्रेन को एक रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आपको और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन को निकालना है। इस तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं फीडबैक प्रोसेस, या फिर हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब कि कोई प्रोडक्ट जो है वो खुद की कंसंट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है
थोड़ा सा अमाउंट में अगर वो स्टार्ट में निकल जाए, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही यूट्रस से थोड़ा सा निकला, स्मूथ मसल से जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाता है आपके ब्रेन से, आपके हाइपोथैलेमस से, और उसके रिस्पॉन्स में स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पार्चुरेशन है, जो चाइल्ड बर्थ है, वो बहुत ईजी हो जाता है एंड इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी की जो डिलीवरी होती है वो ईजी हो जाती है। ऑक्सीटोसिन का और काम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसका मतलब ये है कि हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग द लैक्टेशन, यानी जब फीमेल के अंदर लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, उसको अपने बेबी को फीड कराना होता है, मदर को अपने बेबी को मिल्क फीड कराना होता है, तो उस टाइम पर जो मिल्क की सिंथेसिस होती है, जो मिल्क बनाने वाला हार्मोन होता है, वो तो आपका होता है प्रोलैक्टिन। यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, इनहिबिट द सिक्रेशन। ये प्रोलैक्टिन यहाँ पे जो लिखा गया है, इसका क्या काम है, इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क। मिल्क कहाँ पर बनवाएगा, ये बनवाता है मैमरी ग्लैंड के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। लेकिन इस मिल्क को निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना है, एक ग्लैंड जो है मैमरी ग्लैंड है, उससे हमें निपल के थ्रू इसको बाहर निकालना है। तो वो निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसलिए हम इसको मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी बोलते हैं। आई होप आपको विजिबल होगा, मिल्क लेट डाउन फैक्टर, ठीक है, मिल्क लेट डाउन फैक्टर। उसके अलावा वेसोप्रेसिन की अगर हम बात करें तो इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एक ऐसा हार्मोन जो लिक्विड के अगेंस्ट है। देखिए, आपको पता है कि हमारा नेफ्रॉन जो होता है, मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना देती हूँ नेफ्रॉन की। जो नेफ्रॉन होता है उसमें एक बोमेन कैप्सूल होता है, फिर यहाँ से एक कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है जिसको हम पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आपकी जाकर के खुलती है लूप ऑफ हैनले में। लूप ऑफ हैनले में मैं बहुत रफ डायग्राम बना रही हूँ, लूप ऑफ हैनले में। और उसके बाद ये जाकर के खुलती है डीसीटी में, दिस इज डीसीटी, ठीक है। ब्लड यहाँ से आता है, अपने साथ लेकर के आता है, जो भी वेस्ट है, जो बॉडी से बाहर जाना है, वो वेस्ट इस ब्लड के अंदर है, वो यहाँ से आएगा। फिर यहाँ से होते होते ये पीसीटी है, ये बोमेन कैप्सूल है, ये लूप ऑफ हैनले है, ये डीसीटी है, और इस डीसीटी से आपके बहुत सारे न्यूरॉन ओपन हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपके मैम ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, वो डीसीटी को रिप्रेजेंट किया, कलेक्टिंग डक्ट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जब भी ब्लड आया, उसमें बहुत सारा वेस्ट था, वो छलनी की तरह यहाँ से छन गया, और उसके बाद वो पीसीटी में जाएगा, लूप ऑफ हैनले में जाएगा, डीसीटी में जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए, उसमें बहुत सारे अभी भी मिनरल हैं, हमें वो सारे मिनरल यहाँ से निकालने होते हैं। अगर वो मिनरल यहाँ से यूरिन के थ्रू बाहर चले गए तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, उनको रीएब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ से जितने भी मिनरल्स बाहर जा रहे हैं उनको हमें वापस से रीएब्जॉर्ब करना है। यहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट में जितना भी वाटर बाहर जा रहा है उसको आपको रीएब्जॉर्ब करना है, क्योंकि अगर उसको रीएब्जॉर्ब नहीं करोगे तो आपका यूरिन बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपके बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारी लिक्विडिटी होगी। आपको उसको कंट्रोल करना है ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सको। इसलिए सारे पानी को मैक्सिमम 99% चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एडीएच। एडीएच को जैसे ही लगता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बाहर जा रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं, Na पॉजिटिव, कैल्शियम, या जो आपकी बॉडी से चीज़ें हैं, क्या न्यूट्रिटिव, वो सारी बाहर जा रही हैं, तो उनको रोकने के लिए डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या करना शुरू कर देता है, रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ बताई गई है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर यहाँ पर हैं, डीसीटी पर भी और सीडी पर भी। रिसेप्टर हमेशा होंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि विदाउट रिसेप्टर हार्मोन काम नहीं करता। तो इनके रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये सिक्रीशन बाहर निकलेगा, वाटर हो गया, ठीक है। उसके अलावा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से, डीसीटी से हो गया और कलेक्टिंग डक्ट से हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एडीएच जो है वो प्रिवेंट करता है डायायूरेसिस को। डायालिसिस का मतलब होता है बार बार यूरिन पास आउट करना, उसको आप एक तरीके से बोल सकते हो कि डायायूरेसिस। डायबिटीज इंसिपिडस आपने सुना होगा, उस चीज़ में भी यही, उस कंडीशन में भी यही प्रॉब्लम होती है। इट एक्ट्स ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बाहर जाने से बचाया जा सके और यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाया
जा सके, ठीक है। तो ये हमें डाययूरेसिस से बचाता है। और जो अल्कोहलिक होते हैं, जो ड्रिंकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ADH के रिसेप्टर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार यूरिन पास आउट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ADH जो है हार्मोन वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो आई होप यहाँ से समझ जाओगे अब आप। हाइपोथैलेमस था, हमने पढ़ा, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन बने। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे वाया द स्टॉक कनेक्ट होता है। एंटीनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी है, 75% बनाती है। इसके भी 2 लोब्स हैं बाद में, जिसमें एक पार्स डिस्टालिस है जो आगे वाला पार्ट है, और पार्स इंटरमीडिया जो दोनों के बीच में आता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है 25% बनाती है, और इसके पास सिर्फ एक ही लोब है जिसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ये मैंने लिखवा दिया है आपको। पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइडेड है। पिट्यूटरी का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। दिस इज द मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर है? क्योंकि मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस है। कहाँ पर लोकेटेड होती है? आपके ब्रेन के अंदर बोन्स होती हैं। जब आपने बोन वाला पार्ट किया होगा, लोकोमोशन वाला, तब आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर हमारे पास फ्रंटल बोन होती हैं। एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल होती हैं, 2 टेम्पोरल होती हैं, एक ऑसिपिटल होती है, एक स्फिनॉइड होती है, एक इथमोइड होती है, ठीक है। तो स्फिनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। उसके अंदर कौन प्रेजेंट होती है? उस कैविटी के अंदर आपके पास ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये वाली चीज़, तो ये पूरी कैविटी है। इस कैविटी के अंदर कौन, दिस इज सेला टर्सिका, दिस इज सेला टर्सिका, ठीक है। इस कैविटी के अंदर कौन प्रेजेंट है? ये आपकी ग्लैंड है, जिसको आई होप आपको दिखाई दिया होगा। दिस इज सेला टर्सिका, और इस सेला टर्सिका के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, दैट इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड एंड इट लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन कॉल्ड सेला टर्सिका, एंड इसको आप और क्या बोलते हो? हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्ट होती है वाया हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, और हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कनेक्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से हार्मोन होते हैं। देखिए, इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया, ये मैं बता चुकी हूँ, पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्टली मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस, यानी ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, ऑलमोस्ट मर्ज हैं। सो ऑल हार्मोन बिलोंग्स टू पार्स डिस्टालिस। सारे के सारे हार्मोन हम सिर्फ पार्स डिस्टालिस में ही काउंट करते हैं। इन एनिमल्स वेयर पार्स इंटरमीडिया इज सेपरेट, एनिमल्स में पार्स इंटरमीडिया अलग होता है, जिनके ऊपर पैचेस होते हैं बॉडी के, उनके कलर को बेसिकली कंट्रोल करता है। इट ओनली हैज़ 1 हार्मोन जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके पास? पार्स इंटरमीडिया का सिर्फ एक ही हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं MSH, क्लियर। अब देखिए, हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, रिलीजिंग हार्मोन थे या इनहिबिटिंग हार्मोन थे हाइपोथैलेमस के, वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आए। ट्रॉफिक सेल्स पे उन्होंने काम किया। ट्रॉफिक सेल ने उसके रिस्पॉन्स में अपने हार्मोन बनाए और उनको रिलीज किया। तो पहला हार्मोन उसने बनाया ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोफिन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं सोमेटोक्राइनिन, ग्रोथ हार्मोन को हम बोलते हैं सोमेटोट्रोफिन, और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को हम बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। इसका जो टारगेट है दैट इज द जनरलाइज्ड बॉडी पार्ट। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ फिंगर की ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लेग्स की ग्रोथ हो रही है, नहीं, आपकी पूरी बॉडी ग्रो करती है जब आप ग्रोइंग फेज में होते हो। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी बाय प्रमोटिंग इलोंगेशन ऑफ बोन, बोन की इलोंगेशन करवाएगा, कार्टिलेजेस की इलोंगेशन करवाते हैं, आपके पास टिश्यूज़ की इलोंगेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। इसके अलावा जब आपकी बॉडी में जो आप खाना खाते हो उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा, तभी तो आपकी बॉडी में वो ग्रो करेगा ना, आपकी बॉडी ग्रो करेगी। ऐसा बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी में खाना लग नहीं रहा है, आपकी बॉडी में खाना लग गया है, ज़्यादा लग जाता है, जल्दी लग जाता है, तो उसका मतलब है कि आपका जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन वो कितना एफिशिएंट है। जब आप ग्रोइंग फेज में हैं तो हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, इनको अच्छे से तोड़ना। मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें आती हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कट करना, एनाबॉलिज्म मतलब ऐड करना, यानी कि अगर बहुत सारे अमीनो एसिड आपने लिए हैं तो उनको जोड़ देना और प्रोटीन बना देना, दैट इज एनाबॉलिज्म। और बहुत सारी प्रोटीन आपकी बॉडी में है तो उसको कट करके अमीनो एसिड्स बना देना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो उनके कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है ताकि बॉडी ग्रो कर सके। MSH है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो किस पे काम करता है? मेलानोसाइट्स के ऊपर काम करता है, जो मिलानिन रखती हैं। मिलानिन इज अ पिगमेंटेड पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलानिन पिगमेंट इन स्किन, स्किन में मिलानिन पिगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी में कलर आता है।
प्रोलैक्टिन के बारे में मैंने कहा कि इसका टारगेट ऑर्गन होता है मेमरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन आया? प्रोलैक्टिन। मेमरी ग्लैंड के ऊपर इसने काम किया। इसने 2 काम किए। पहला काम किया लैक्टोजेनिक, यानी कि इसने हेल्प्स इन मिल्क सिंथेसिस, मिल्क के सिंथेसिस में हेल्प की। और दूसरा मेमोट्रॉफिक होता है, यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के बाद उसकी बॉडी में जो उसकी मेमरी ग्लैंड होती है, जो उसकी ब्रेस्ट होती है, उनका साइज बढ़ जाता है। किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन की वजह से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपने बहुत सारे लोगों ने घेंगा रोग सुना होगा, जिसको हम गोइटर बोलते हैं। वो थायराइड आपने देखा भी होगा, स्वेलिंग हो जाती है नेक एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं थायराइड। ठीक है, तो थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन कौन सा है, कहाँ पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पे, जो नेक रीजन में होगी। और ये इसके रिस्पॉन्स में 2 अलग हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं T3 और T4। इनके अलग अलग काम होते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिनके फंक्शन हम डिटेल में बाद में करेंगे। ACTH आपने देखा अभी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। इसको रिलीज करने वाला हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ACTH-RH। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट। बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन और अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला रीजन। ठीक है, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जो कि आपके लाइफ सेविंग हार्मोन होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। फिर हमने कहा था कि गोनेड्स के ऊपर काम करते हैं गोनेडोट्रोफिन, और गोनेडोट्रोफिन से फिर रिस्पॉन्स में गोनेड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और LH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी में फीमेल के अंदर अलग तरीके से काम करता है, टेस्टिस में मेल के अंदर अलग तरीके से काम करता है। देखिए फीमेल में क्या होता है, ये ओवरी का एक सेक्शन लिया गया है। जब ओवरी में हर मंथ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, उसमें हर मंथ एक एग को बाहर जाना होता है। तो हर एक एग को 1 मंथ में प्रिपेयर किया जाता है, किसके थ्रू? इस हार्मोन के थ्रू। तो ये एग इनिशियल फेज में छोटे होते हैं, इनके चारों तरफ लेयर्स होती हैं, इनको हम फॉलिकल बोलते हैं। आप देख रहे हो फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। जैसे ही मैच्योर फॉलिकल बना, यहाँ तक बनाने वाला जो हार्मोन था उसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी में क्या करवाता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, मेल के अंदर इसका काम क्या होता है? मेल के अंदर ये काम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो मेल के अंदर स्पर्म बनने होते हैं ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म जनरेशन। ठीक है, कौन करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फीमेल में अलग तरीके से काम करेगा, मेल में अलग तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि अभी फॉलिकल FSH ने यहाँ पे काम किया और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल को डेवलप करा दिया। तो इसके अंदर जो आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हो, दिस इज एग, मैच्योर एग, जिसको या तो फर्टिलाइज होना है ओवरी से बाहर निकलने के बाद, या फिर इसको डिस्ट्रॉय होना है। लेकिन इसको ओवरी से बाहर निकालने का जो काम करता है वो कौन सा हार्मोन है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। रप्चर कर देता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है और ये एग बाहर निकल जाता है। एग और ओवर रिलीज हो गए हैं, कहाँ से? फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ये बाहर हो गए हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाय LH इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेम चीज है, रप्चर द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसको इसने तोड़ दिया, एंड कॉज ओवुलेशन, और क्या करवा दिया? ओवुलेशन करवा दिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो पीछे चीज बच गई, ये वाला जो पार्ट बच गया, इस पार्ट को एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक दूसरी तरह का हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर, जब ये टूट गया, इट रिलीजेज एग, इसने एग को रिलीज कर दिया ओवरी से, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू येलो बॉडी, और एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो गया, जिसको क्या बोला जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, मेल के अंदर ये क्या काम करता है? मेल की जो टेस्टीज होती हैं, मेल की टेस्टीज के अंदर आपको सेल्स मिल जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लीडिंग सेल्स भी इनको बोला जाता है। जैसे कि ये टेस्टीज है, तो यहाँ पर आपको अलग से मिल जाएंगी ये वाली सेल्स। ठीक है, इनको हम ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, IC सेल्स बोलते हैं। ये किस पे काम करता है? इट एक्ट्स ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल और सिंथेसिस फॉर द मेल हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टीज के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनवाता है, कैसे? उनकी सेल्स ICSH पे काम करके। अब हमें ये देखना है, आई होप समझ आ गया होगा, अब हमें ये देखना है कि ग्रोथ हार्मोन के कम होने से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने से क्या होगा। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही हम इंक्लूड कर लेते हैं। उसके अलावा हम
फिर डायरेक्ट दूसरी ग्लैंड्स पे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इस ग्रोथ हार्मोन के बारे में देखो। डिसऑर्डर क्या होंगे ग्रोथ हार्मोन के, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास हाइपोसिक्रेशन, हाइपो का मतलब है कम सिक्रेशन होना, लेस सिक्रेशन होना। अगर ये लेस सिक्रेशन तब हो रहा है जब आपने प्यूबर्टी अटेन नहीं की है और आप अभी छोटी एज में हो, तब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है ही नहीं, तो कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, ओवरऑल हाइट शॉर्ट, छोटी रह जाएगी। ऑफन रेफर्ड टू एज मिडजेट्स। मिडजेट्स वो होते हैं जो जोकर में, जोकर देखे होंगे ना आपने, बोने देखे होंगे, सॉरी जोकर नहीं, बोने देखे होंगे सर्कस के अंदर, तो उनको क्या बोला जाता है, मिडजेट्स बोला जाता है। उनकी हाइट छोटी रह जाती है, बट दे आर मेंटली, सेक्सुअली एंड फिजिकली दे आर वेरी फिट, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट सिर्फ और सिर्फ उनकी हाइट छोटी रह जाती है। अगर यही चीज़ यानी कि कम सिक्रेशन होना ग्रोथ हार्मोन का आफ्टर प्यूबर्टी हुआ होता, तो क्या होता, आपकी बॉडी की एक हाइट आ जाती, लेकिन आपके जो हाथ हैं, आपके जो पाँव हैं, वो छोटे रह जाते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमाइकेरिया, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक हैंड हो गए, फीट हो गए, ये क्या जाते हैं, छोटे छोटे से आपके हाथ पैर रह जाते हैं। हाइपर सिक्रेशन, अब बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन की, सेम कंडीशंस अलाउ करेंगे, फॉलो करेंगे। हाइपर सिक्रेशन मतलब ज़्यादा सिक्रेशन। अगर वही सिक्रेशन आपका बिफोर प्यूबर्टी हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर आफ्टर प्यूबर्टी हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर बिफोर प्यूबर्टी आपकी बॉडी में ज़्यादा सिक्रेशन हो गया है ग्रोथ हार्मोन का, तो आपकी हाइट बहुत खिंच जाएगी, इसको हम बोलते हैं इन गिगैनेटिज्म। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी, इसको कुछ लोग जाइजेंटिज्म भी बोलते हैं, गिगैनेटिज्म भी बोलते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, ओवरऑल हाइट इज वेरी लाइक मोर, बहुत ज़्यादा उसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर आपकी बॉडी में आफ्टर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो गया, तो आपकी हाइट तो देखो अब नहीं बढ़ेगी, हाइट तो जितनी होनी थी हो गई, लेकिन आपके हाथ पाँव की जो हाइट है, हाथ पाँव का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी, इसको हम बोलते हैं कि डिसप्रपोर्शनेट बॉडी पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे पाम हो गया, फीट हो गया, जो है आपका जो जबड़ा होता है, जो माउथ एरिया है, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ऑर्थोग्नेथस कंडीशन हो जाएगी। इट मे कॉज प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक, अगर इसको आप अनचेक कर देते हो, आप इसको रोकते ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, इट मे कॉज प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक, तो प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी अगर आप इसको चेक नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें हमने 2 ग्लैंड्स आज कवर किए हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास 4-5 ग्लैंड्स और कवर कर दूंगी, तो 2 या 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे डिस्कशन करके बताना। आई होप हमारा आज की रिकॉर्डिंग अच्छे से कवर हो गई है। कोई भी इशू हो तो बताइएगा, और आपको सब दिखाई भी दिया है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना है कि कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, सब अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।